नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। स्वागत है आपका एस्पियोनाज स्टोरीज के चौथे एपिसोड में, जिसका टाइटल है दिल्ली टू दुबई वाया लाहौर। आज की कहानी ली गई है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की काउंटर टेररिज्म डिवीजन के चीफ रह चुके श्री बी रमन की किताब द काउ बॉयज ऑफ R&AW डाउन द मेमोरी लेन से। 29 सितंबर 1981 को कैबिनेट सेक्रेटरी एसएस ग्रेवाल के ऑफिस में नई दिल्ली एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से एक इमरजेंसी फ्लैश आया। उस फ्लैश में लिखा हुआ था कि अज्ञात आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक कर लिया है और वो उसको लाहौर ले जा रहे हैं। ये आतंकवादी कौन है, किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिश्ता रखते हैं, ऐसा उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। इस खबर के मिलते ही कैबिनेट सेक्रेटरी ने भारत सरकार की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग अपने ही ऑफिस में बुला ली और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की काउंटर टेररिज्म डिवीजन के चीफ श्री बी रमन को भी बुलावा भेज दिया। कैबिनेट सेक्रेटरी और क्राइसिस कमेटी के मेंबर्स का शुरुआती मूल्यांकन ये था कि हो सकता है इस हाईजैकिंग में जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का हाथ हो, JKLF का हाथ हो, क्योंकि ठीक ऐसी हाईजैकिंग 1971 में JKLF द्वारा की जा चुकी थी। इतने में बी रमन साहब भी वहां पहुंच गए और कैबिनेट सेक्रेटरी ने उनसे कहा कि हम सबको तो ये लगता है कि इस हाईजैकिंग के पीछे JKLF का हाथ है, तुम्हारी क्या राय है। इस पर रमन साहब ने कहा कि मुझे नहीं लगता इसके पीछे JKLF का हाथ है। मेरे हिसाब से तो, मेरे मूल्यांकन के हिसाब से, इसके पीछे दल खालसा का हाथ हो सकता है, जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका चीफ गजेंद्र सिंह नाम का आदमी है। रमन साहब के इस मूल्यांकन पर कैबिनेट सेक्रेटरी और सारे कमेटी मेंबर्स हंसने लगे, क्योंकि किसी भी खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक ऐसी किसी वारदात को अंजाम नहीं दिया था। खैर, रमन साहब अपनी हंसी उड़वाकर वहां से अपने ऑफिस के लिए वापस निकल गए। अभी वो अपने ऑफिस में प्रवेश कर ही रहे थे कि उनका सेक्रेटरी दौड़ा दौड़ा उनके पास आया और बोला कि कैबिनेट सेक्रेटरी के यहाँ से हर 2 मिनट पे फोन आ रहा है, वो वापस आपको अपने ऑफिस बुला रहे हैं। रमन साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि जैसे ही मैं वापस कैबिनेट सेक्रेटरी के ऑफिस पहुंचा, वहां पर खड़े मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक ऑफिसर ने मुझसे कहा कि हाईजैकर्स ने अपनी पहचान जारी कर दी है। वो दल खालसा के आतंकवादी हैं और गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में उन्होंने प्लेन को हाईजैक किया है। अबाक खड़े कैबिनेट सेक्रेटरी ने रमन साहब से कहा कि तुम्हें कैसे पता था इस हाईजैकिंग के पीछे दल खालसा का हाथ हो सकता है। इस पर रमन साहब ने कहा कि कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्टर नई दिल्ली से गोल्डन टेंपल गया था, जहां उसने गजेंद्र सिंह का इंटरव्यू कंडक्ट किया था और इस इंटरव्यू में गजेंद्र सिंह ने रिपोर्टर से कहा था कि अब टाइम आ गया है कि दल खालसा पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO की तरह काम करे, उनकी तर्ज पर काम करे। तो कैबिनेट सेक्रेटरी बोले, अच्छा तो इस रिपोर्टर ने तुम्हें कुछ बताया होगा। इस पर रमन साहब मुस्कुरा पड़े और मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, रिपोर्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया, वो लोग अपनी स्टोरीज नहीं बताते किसी को पब्लिश होने से पहले। तो कैबिनेट सेक्रेटरी बोले, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला। इस पर रमन साहब मुस्कुराते हुए बोले कि असल में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग नई दिल्ली में जितने भी फॉरेन नेशनल रिपोर्टर्स हैं उनके मैसेजेस को इंटरसेप्ट करती है। वो जितने भी टेलेक्स, टेलीग्राम्स, फोन कॉल्स या फैक्स विदेशों में अपने हेडक्वार्टर्स में भेजते हैं, उनको रॉ द्वारा इंटरसेप्ट किया जाता है और इन इंटरसेप्ट्स को हर रोज सुबह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े सारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ शेयर किया जाता है। ऐसा ही एक इंटरसेप्ट मेरे पास आया था, इसलिए मुझे पता है। खैर, प्लेन को लाहौर ले जाया जा चुका था और जियाउल हक ने इंदिरा गांधी से फुल कोऑपरेशन देने का वादा भी किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान अथॉरिटीज ने आतंकवादियों के साथ, हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएशन शुरू कर दी और सफलतापूर्वक प्लेन और पैसेंजर्स को छुड़वाकर सही सलामत नई दिल्ली वापस छोड़ दिया। अब भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से आतंकवादियों को, हाईजैकर्स को इंडिया के हवाले करने की मांग शुरू कर दी, जिससे कि उनके ऊपर कोर्ट में मुकदमा चला के उनको उपयुक्त सजा दिलवाई जा सके। लेकिन इसके लिए जियाउल हक नहीं माना। उसने कहा कि इन हाईजैकर्स के ऊपर पाकिस्तान की अदालतों में ही मुकदमा चलाया जाएगा और सजा दिलवाई जाएगी। मुकदमा चलाया गया, लेकिन मुकदमे के नाम पे एक बहुत बड़ा मजाक हुआ, शैम हुआ। पाकिस्तान की एक अदालत ने इन आतंकवादियों को सजा भी दिलवाई, लेकिन उनको जेल की बजाय जियाउल हक ने गुरुद्वारा नानकाना साहिब में रखा। गजेंद्र सिंह और बाकी के हाईजैकर्स बड़े मजे से गुरुद्वारे में रह रहे थे और साथ ही में उनको इंटरनेशनल मीडिया की एक्सेस भी दी गई थी, जिससे कि वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा आराम से चला सके। इसके बाद खालिस्तानियों द्वारा हाईजैकिंग्स का एक सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद 3 और हाईजैकिंग्स हुई और तीनों बार ही प्लेन को पाकिस्तान ले जाया गया। हर बार पाकिस्तानी सरकार प्लेन को अपने यहाँ लैंड करने की परमिशन दे देती, हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएशन के बहाने उनको इंटरनेशनल मीडिया का एक्सेस भी दे दी थी, जहां से वो एंटी इंडिया और एंटी इंदिरा गांधी प्रोपेगेंडा करते। हर बार पाकिस्तानी अथॉरिटीज प्लेन और पैसेंजर्स को सही सलामत छुड़ा के इंडिया वापस भेज देते और हाईजैकर्स को गिरफ्तार करने के नाम पे आराम से गुरुद्वारे में रखवा देते। लेकिन 5वीं हाईजैकिंग में पाकिस्तानी अथॉरिटीज एक गलती कर गई। हर बार की तरह इस बार उन्होंने अपने रूटीन को फॉलो नहीं किया और इसका एक बहुत बड़ा कारण था। बात है 24 अगस्त 1984 की।
इंडियन एयरलाइंस के एक और प्लेन को खालिस्तानी हाईजैक करके पाकिस्तान ले गए, लाहौर ले गए। पिछली 4 हाईजैकिंग्स में पाकिस्तान के रोल का इंटरनेशनल मीडिया में काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो चुका था और इस बार पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई इस हाईजैक्ड प्लेन को अपनी धरती से जल्द हटवाना चाहते थे, निकालना चाहते थे। हाईजैकर्स से बातों के दौरान आईएसआई के एक ऑफिसर को यह पता चल गया कि हाईजैकर्स के पास असली बंदूक नहीं है बल्कि प्लास्टिक की रिवॉल्वर है। इसलिए आईएसआई ने हाईजैकर्स को एक असली रिवॉल्वर दी और उनसे जल्द दुबई के लिए टेक ऑफ करने के लिए कहा। भारत सरकार के कड़े विरोध के बावजूद भी पाकिस्तान सरकार ने उस प्लेन को दुबई के लिए रवाना कर दिया। खैर, पाकिस्तान की यह गलती, पाकिस्तान की हठधर्मी भारत सरकार के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई। जब यह प्लेन दुबई एयरपोर्ट पे लैंड हुआ तो वहां पर दुबई अथॉरिटीज, यूए अथॉरिटीज पहले से ही तैयार खड़ी थी। घंटों की बातचीत के बाद दुबई अथॉरिटीज ने हाईजैकर्स को सारे पैसेंजर्स और प्लेन छोड़ने के लिए मना लिया, लेकिन उनको आतंकवादियों की हाईजैकर्स की 2 शर्तें माननी पड़ी। इनमें से पहली शर्त थी कि किसी भी हालत में उनको इंडियन अथॉरिटीज के हवाले नहीं किया जाएगा, भारत सरकार के हवाले नहीं किया जाएगा, और दूसरी शर्त थी कि एक चार्टर्ड प्लेन द्वारा उनको अमेरिका भेज दिया जाएगा। उधर भारत से भी एक ज्वाइंट टीम दुबई के लिए रवाना हो चुकी थी। इस ज्वाइंट टीम में इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के ऑफिसर्स शामिल थे। इस टीम का ऑब्जेक्टिव क्लियर था। इनको किसी भी हालत में दुबई अथॉरिटीज को 2 बातों के लिए कन्विंस करना था। पहला, हाईजैकर्स को इंडियन गवर्नमेंट के हवाले करने के लिए। दूसरा, वो रिवॉल्वर भी हैंडओवर करने के लिए जो रिवॉल्वर पाकिस्तान की आईएसआई ने हाईजैकर्स को दी थी। लेकिन दुबई अथॉरिटीज किसी भी हालत में यह करने को तैयार नहीं थी। वो इस ज्वाइंट टीम की कोई भी बात नहीं सुन रही थी। वो वादा कर चुके थे आतंकवादियों से कि वो किसी भी हालत में उनको इंडिया के हवाले नहीं करेंगे। दुबई अथॉरिटीज को डर था कि उन्होंने इस वादे को तोड़ा तो हो सकता है कल को कोई उनका ही प्लेन हाईजैक ना हो जाए। जब इंदिरा गांधी को इस बात का पता चला तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी रमेश भंडारी को दुबई अथॉरिटीज से बातचीत करने का, नेगोशिएशन करने का जिम्मा सौंपा। भंडारी एक मास्टर डिप्लोमैट थे और यूएई की रूलिंग फैमिली और ब्यूरोक्रेसी में उनकी काफी अच्छी खासी जान पहचान थी। काफी घंटों की मेहनत के बाद भंडारी अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए और उन्होंने दुबई अथॉरिटीज को हाईजैकर्स को रिवॉल्वर समेत इंडिया के हवाले करने के लिए कन्विंस कर लिया। अब बात आई कि हाईजैकर्स को दुबई से दिल्ली वापस कैसे लाया जाए। दुबई अथॉरिटीज ये नहीं चाहती थी कि टेक ऑफ होने से पहले हाईजैकर्स को यह पता चले कि उन्होंने उनको धोखा दे दिया है। तो इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए रॉ ने एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही क्लेवर प्लान बनाया। अमेरिका की एक कंपनी से एक चार्टर्ड प्लेन को किराए पर लिया गया और इस प्लेन में इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक जॉइंट सिक्योरिटी टीम को बिठा दिया गया। इस जॉइंट सिक्योरिटी टीम को हेड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक ऑफिसर ही कर रहा था। यह अमेरिकन चार्टर्ड प्लेन नई दिल्ली से दुबई के लिए निकल गया और जब इसने दुबई एयरपोर्ट पर लैंड किया तो इंडियन जॉइंट सिक्योरिटी टीम का कोई भी आदमी इस प्लेन से बाहर नहीं निकला। दुबई अथॉरिटीज ने हाईजैकर से कहा कि देखो, हमने तुम्हारी मांगे मान ली हैं, उस प्लेन का इंतजाम हो गया है जो तुमको सही सलामत अमेरिका ले जाएगा। बड़े ही प्यार से हाईजैकर्स को प्लेन के दरवाजे तक ले जाया गया और ऊपर चढ़ा दिया गया। जैसे ही हाईजैकर्स प्लेन के अंदर घुसे, दरवाजे को बंद करके इंडियन सिक्योरिटी टीम के ऑफिसर्स ने सारे हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लिया। इन खालिस्तानी आतंकवादियों को बड़ी ही जोर का झटका, बड़ी ही जोर से लगा। साथ में जोर का झटका लगा इस प्लेन के पायलट्स और क्रू मेंबर्स को, जो इस बात से अब तक पूरी तरह अनजान थे कि उनके प्लेन को, हाईजैकर्स को दुबई से दिल्ली लाने के लिए भारत सरकार ने किराए पे लिया है। दोस्तों, यह था भारत के इतिहास का एक बहुत ही शानदार और क्लेवर ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने साथ में काम किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने एक साथ मिलकर काम किया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नेतृत्व में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे एस्पियोनाज स्टोरीज के 5वें एपिसोड में। जय मां भारती, जय हिंद।